गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो इसके फीचर्स है। इन लेमैन्स लैंग्वेज आप ये याद रखो, जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स है, चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है, चाहे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट है, चाहे वो इमरजेंसी प्रोविजंस है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसको हम कहते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे मैंने ये टॉपिक क्यों लाया है, इसका सिर्फ मकसद और मुद्दा सिर्फ यही है कि आपको एक आउटलाइन क्रिएट हो जाए, और ये जो इसमें हम फीचर्स पढ़ेंगे इनको हम आगे भी डिटेल में करेंगे। देखिए, फंडामेंटल राइट्स वो तो आपको डिटेल में पढ़ना है, सिटीजनशिप वो तो आपको डिटेल में पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो तो डिटेल में पढ़ना है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो तो डिटेल में पढ़ना है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट वो तो डिटेल में पढ़ना है, इमरजेंसी प्रोविजंस वो तो डिटेल में पढ़ना है, और बाकी टॉपिक्स। बट यहाँ पे इस टॉपिक को लाने का सिर्फ यही मकसद था कि आपको एक इंट्रोडक्शन मिले उन टॉपिक्स का, ओवरऑल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में होता क्या है। आप सिंपली याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशन एक वो डॉक्यूमेंट होता है, एक वो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक कंट्री या एक स्टेट के रूल्स मेंशन होते हैं जो डिफाइन करते हैं उस स्टेट में गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, फंक्शन कैसी करेगी गवर्नमेंट, मेजर इंस्टीट्यूशंस के रूल्स क्या होंगे, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होंगे। मतलब ओवरऑल वो डॉक्यूमेंट, वो रूल्स जो एक कंट्री को गवर्न करती है, उन रूल्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये एक सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होता है या बेसिक रूल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, रेगुलेट करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट। दोस्तों, यहाँ पे स्टेट से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी में देखेंगे तो स्टेट कंट्री को ही बोलते हैं, ठीक। और जिसको हम आज स्टेट बोलते हैं ना, जैसे जिसको हम स्टेट बोलते हैं एक कॉमन लैंग्वेज में, ठीक, जैसे तेलंगाना है स्टेट, या उड़ीसा है, या इसी तरीके से बाकी स्टेट्स हैं, उनको रीजनस बोलते हैं या प्रोविंसेस बोलते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी में स्टेट कंट्री को ही बोलते हैं, ये आप इतना याद रखो। अब ज़्यादा डीप इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझो और याद रखो, ठीक। तो एक स्टेट या एक कंट्री के जो डिफरेंट आस्पेक्ट्स होते हैं, ओवरऑल आस्पेक्ट्स, चाहे गवर्नमेंट के हो, चाहे पावर के लिए हो, या फंक्शंस के लिए हो, या मेजर इंस्टीट्यूशंस के जो पावर होते हैं, उनको जो डिफ़ाइन करती हैं, जो रूल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो आइडेंटिफाई करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, रेगुलेट करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट एंड द स्ट्रक्चर या पावर फंक्शन ऑफ मेजर इंस्टीट्यूशन जो होते हैं एक स्टेट में। जैसे पार्लियामेंट है हमारा एक मेजर इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी है हमारी एक मेजर इंस्टीट्यूशन, एग्जीक्यूटिव है। तो इनके पावर्स को डिफ़ाइन करना, इनके पावर्स को रेगुलेट करना, आइडेंटिफाई करना, जिसमें ये मेंशन होते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स विच डिफाइन्स एंड रेगुलेट्स द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए दोस्तों, उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है दोस्तों, ये स्टैटिक नहीं होता है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। मतलब लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब, लिविंग डॉक्यूमेंट ये नहीं कि ये एक लिविंग थिंग है या कुछ और है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि इसमें चेंजेस आती रहती है। फॉर इंस्टेंस, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, क्लियर। और उस टाइम जो रूल्स थे, उस टाइम जो लॉज थे, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बदल गई, ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों के टेस्ट्स बदल गए, और ये जो लॉज थे इनमें भी चेंजेस आई। फॉर इंस्टेंस, आर्टिकल 370 या एरस्टवाइल जे की स्टेट, जो इससे पहले एक स्टेट थी, आज वो यूटी है। उस टाइम गवर्नमेंट को लगा नहीं, इसको यूटी बनाना है, तो कर दिया कन्वर्ट यूटी में, ठीक। और 2 यूटीज़ बनाई, दैट इज लद्दाख एंड जे, ठीक। इससे पहले ये स्टेट थी। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आती रहती है विद द पासिंग टाइम एंड विद द रिक्वायर्ड सर्कमस्टांसेस। क्लियर यहाँ तक? तो ये एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो आज से 50 साल पहले हमने बनाया था तो वही कंटिन्यूटी में रहेगा, नहीं, इसमें चेंजेस
आती रहती है, ठीक। और ये चेंज कैसे आती है, इसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, और उस अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है वो हम आगे देख लेंगे। क्लियर? बिकॉज इट नीड्स टू बी अमेंडेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू कीप इट अपडेटेड। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है, ये स्टैटिक नहीं होता है। क्लियर? तो दोस्तों अब हम देखते हैं फीचर्स क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है, जो इसके लिए रिकमेंड बुक आती है, तो उसमें ये फीचर्स मैक्सिमम बहुत सारे मेंशन है, मगर मैंने यहाँ पे सिर्फ सिलेक्टेड लिया है, क्योंकि मुझे पता है मुझे यही टॉपिक्स आपको फिर आगे जो भी हम आगे लेक्चर पढ़ेंगे उसमें से मुझे ये टॉपिक्स आपको डिटेल में पढ़ाने हैं, ठीक। तो चलिए दोस्त, देखिए पहला फीचर है लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये माना जाता है इट इज़ द लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। उसकी वजह ये है, देखिए ये यहाँ पे जो फिगर है कि हमारे पास अबाउट 465 आर्टिकल्स है, ये अप्रॉक्सीमेट फिगर है, जो 25 पार्ट्स में डिवाइड किए गए और 12 शेड्यूल्स में, ठीक। मतलब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने 25 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट्स बनाए और 12 शेड्यूल्स, ठीक। और ये जो शेड्यूल्स है ना दोस्तों, ये भी हमें पढ़ना है, ये भी मैं आपको इस लेक्चर के एंड में पढ़ाऊँगा, ठीक। मे बी इस लेक्चर के 1-2 पार्ट्स होंगे, तो जो लास्ट पार्ट इसका होगा तो उसमें हम ये शेड्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक। और बारोवर्ड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो भी डिटेल में पढ़ेंगे, और ये भी देखेंगे बारोवर्ड कंसेप्ट होता क्या है एक्चुअली में, ठीक। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड माना जाता है। उसकी वजह ये है क्योंकि इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है, एक वास्ट कंट्री है। जब डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा होंगे, लोगों के डिफरेंट कल्चर्स होंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगे। फॉर इंस्टेंस नॉर्दर्न इंडिया की लैंग्वेज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इंडो आर्यन लैंग्वेज, चाहे कश्मीरी है, पंजाबी है, चाहे उर्दू है, चाहे हिंदी है। तो साउदर्न इंडिया में हम देखते हैं द्रविडियन लैंग्वेज से, तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से यहाँ पे। इसी तरह डिफरेंट कल्चर्स है, डिफरेंट रिलीजन्स है, डिफरेंट ओरिएंटेशंस है। तो इन सारी ओरिएंटेशंस, इन सारे लोगों को एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गवर्न करना, ये एक बहुत ही बड़ा टास्क था। तो इसके लिए एक सिंगल लॉ या एक सिंगल रूल नहीं चलने वाला था। इसलिए इन ताकि ये जो भी कल्चर है हमारे इंडिया में, या जो भी डाइवर्सिटी है, किसी के राइट्स कंप्रोमाइज़ ना हो, किसी के डेमोक्रेटिक राइट्स कंप्रोमाइज़ ना हो, इसलिए जियोग्राफिकल फैक्टर ये था, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा वास्ट बन गया। क्लियर? ओब्वियसली अगर घर में 2 बंदे हैं तो अगर उनके लिए कोई रूल बनाएंगे तो वो तो शॉर्ट सा एक रूल बनेगा। लेकिन अगर घर में 500 बंदे होंगे, 600 बंदे होंगे, ओब्वियसली उनके लिए जो रूल्स बनेंगे वो भी तो बड़े बनेंगे ना। तो सेम इज़ द केस हियर। इंडिया एक वास्ट कंट्री है, डाइवर्सिटी के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी, ठीक। तो ताकि हर कल्चर, हर रीजन, हर रिलीजन, हर एक ओरिएंटेशन के राइट्स कंप्रोमाइज़ ना हो और इनको एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गवर्न किया जाए, इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना। उसके बाद है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 जो आज़ादी से पहले आया था, फ्रीडम से पहले आया था, 1947 से पहले आया था, तो इससे भी इन्फ्लुएंस होके कुछ चीज़ें हमने उठाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाई, तो इससे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि बन गया। और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि यहाँ पे स्टेट के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। एक्सेप्शन था J&K, तो उसका भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनऑपरेटिव हो गया, ठीक। तो इसलिए अब सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हर एक स्टेट के लिए, ठीक। यूनियन प्लस स्टेट के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। तो ओब्वियसली जब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है तो बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही। डोमिनेशन ऑफ लीगल लुमिनरीज, मतलब जिन लोगों ने, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें ज़्यादा लीगल एक्सपर्ट है। और लीगल एक्सपर्ट्स को हमेशा ये आदत होती है, वो चीज़ों को खींचने की आदत होती है, ठीक। तो इसलिए ये भी एक वजह बना कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बना। क्लियर? चलिए, ड्राउन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। देखिए दोस्तों, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि इट्स अ बैग ऑफ बारोड मटेरियल, मतलब इसको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड को कंसल्ट किया गया। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मॉडिफाई करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स कर दिया।
इसलिए इंडियन ये भी एक क्रिटिसिज्म बनता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक बैग ऑफ बारोड मटेरियल है। ये बैग ऑफ बारोड मटेरियल या ड्रावन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज क्या होता है, मतलब बहुत सारे सोर्सेज से हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। देखिए दोस्तों, फॉर इंस्टेंस आपका एक दोस्त है, आप उसके घर में जाते हो, उसने एक बड़ा सा बंगलो बनाया है और आप उसकी लॉबी में देखते हो कि उसने एक पेंटिंग रखी है लॉबी में। आप इससे फैसिनेट होके जाते हो कि आप अपना घर बनाते हो और आप भी पेंटिंग लगाते हो अपने हिसाब से, ठीक। तो सेम इज़ द केस हियर। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो गया, जो भी मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, इन्होंने जब दुनिया के वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, उसके बाद ये देखा कि किस कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी चीज़ें हैं, किस कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे प्रोविजन है जो हमारे इंडियन सोसाइटी में फिट हो सकेंगे, फिर उनको वहाँ से ला के, वहाँ से इंस्पायर होके उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स किया विथ मॉडिफिकेशन। क्लियर है यहाँ तक? तो हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरियस सोर्सेज से ड्राउन किया गया है। इट्स अ बैग ऑफ बारोड मटेरियल। जैसे स्ट्रक्चर पार्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हमने 1935 एक्ट से लिया है। फिलोसफिकल पार्ट हमने लिया है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और DPSP हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और पॉलिटिकल पार्ट हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। दोस्तों, ये सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको हमें अलग से पढ़ना है, इसलिए ज़्यादा ये जो इन पे मैं ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि आपको एक आइडिया मिले। उसके बाद जब मैं सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग से पढ़ाऊँगा और उससे क्वेश्चन पुट अप भी होते हैं, तो वो उस टाइम आपको अच्छे से समझ आए और उसके बाद आप उसको अच्छे से रट पाओगे। क्योंकि एक चीज़ होता है दोस्तों, ऐसे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो पहले आपको कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद आपको फैक्ट्स को रटना है। अगर आप डायरेक्टली फैक्ट्स को रट लोगे तो वो भी प्रॉब्लम है, आप सिर्फ कंसेप्ट को समझोगे और फैक्ट्स नहीं रटोगे वो भी प्रॉब्लम है। आपको सिर्फ चतुर नहीं बनना है, आपको रणछोड़ दास छाछड़ भी बनना है, दोनों। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि एक ही चीज़ आप सिर्फ रट लोगे समझोगे नहीं, प्रॉब्लम। आप सिर्फ समझोगे रटोगे नहीं चीज़ों को, वो भी प्रॉब्लम, ठीक। तो हम पहले चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद फैक्ट्स भी रट लेंगे, ठीक। चलिए दोस्तों, उसके बाद है तीसरा फीचर, दैट इज़ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कहीं जगहों पे रिजिड है और कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब यही है दोस्तों कि कुछ चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी है जिनको अमेंड करने के लिए एक हार्ड प्रोसेस है, और कुछ चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी है जिनको अमेंड करने के लिए एक सॉफ्ट प्रोसेस है। क्लियर? और वो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट किस आर्टिकल में मेंशन है? वो 368। दोस्तों, अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को में चेंज लाते हो, चाहे आप उसमें ऐड करो कुछ या कुछ स्क्रैप करो, इस प्रोसेस को हम अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 360। सॉरी, अरे पाणी जी कहाँ चले गए? हाँ, वो किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 368। मगर ये 368 हमें क्या कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कहता है कि कुछ चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक हार्ड प्रोसेस से अमेंड होती है, और कौन कर सकता है? दैट्स पार्लियामेंट। और कुछ एक सॉफ्ट प्रोसेस से होती है, ठीक। और ये प्रोसेस क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी? इसको हम इसको हम उस लेक्चर में पढ़ेंगे जिस लेक्चर में हम प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट पढ़ेंगे। क्लियर? फिलहाल आप याद ये रखो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कहीं जगहों पे रिजिड प्रोसेस की ज़रूरत है, मतलब हार्ड प्रोसेस की ज़रूरत है। किन को है? पार्लियामेंट को है। और कहीं जगहों पे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अमेंडमेंट हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और दूसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट विद द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स विद सिंपल मेजॉरिटी, और सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी। दोस्तों, स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो मेजॉरिटीज़ है ना, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट विथ रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स क्या होता है, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये याद रखो, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ये ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि ये भी कहीं क्वेश्चन
पुटअप हो सकता है कि क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है या बोथ है या ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आपको पता होनी चाहिए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि कुछ चीज़ों के को अमेंड करने के लिए हार्ड प्रोसेस की ज़रूरत है और कुछ चीज़ों को अमेंड करने के लिए सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल प्रोसेस की ज़रूरत है। क्लियर। चौथा फीचर है दोस्तों फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बयास। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीज़ें हैं, एक फेडरल फीचर्स भी है और यूनिटरी फीचर्स भी है। फेडरेशन का मतलब ये होता है जहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट हो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, डिवीजन ऑफ पावर्स है स्टेट और सेंटर में, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अभी मैंने कहा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बाई कैमरलिज्म है, मतलब हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा है। ये जब हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दोस्तों पढ़ेंगे ना तो उसमें हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद है फीचर्स ऑफ यूनिटरी, मतलब हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेंटर है। यूनिटरी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसीज हो कम्प्लीटली, जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स ना हो, जहाँ पे सेंटर हर एक चीज़ कंट्रोल करे। ठीक, देखिए हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, किसी स्टेट के पास दो सिटीजनशिप तो नहीं है। ठीक, हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेंटर है, हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजनस है। जब ये इमरजेंसी प्रोविजनस होते हैं तो ऑटोमेटिकली सेंटर के पास पावर ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ये जब हम इमरजेंसी प्रोविजनस पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। अब यहाँ पे मैं इमरजेंसी प्रोविजन अलग से पढ़ा हूँ, फीचर यूनिटरी गवर्नमेंट अलग से पढ़ा हूँ, फेडरेशन अलग से पढ़ा हूँ। तो ये पूरा लेक्चर जो इस लेक्चर की एसेंस है कि आपको फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एसेंस समझ आए, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक, आप भरोसा रखो हम पे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, तो ये याद रखो इंडिया का जो सिस्टम है दैट इज़ फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बयास। मतलब हमारे पास यूनिटरी फीचर्स भी है और फेडरल भी। फेडरल मतलब जहाँ पे दो गवर्नमेंट्स हो, डिवीजन ऑफ पावर्स हो, सेंटर ऑफ स्टेट। ठीक, हमारे पास सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट है, हमारे पास सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट है, मतलब सेंट्रल लिस्ट पे सेंट्रल लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉ बना सकती है और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं। सारा पढ़ेंगे सारा। उसके बाद है दोस्तों सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। दोस्तों ये जो है ना ये चीज़, ये आपको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करूंगा क्योंकि ऐसे ही आपको समझ नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पे जो सब देखो, यहाँ पे एक चीज़ है, देखिए पार्लियामेंट है हमारे पास। आपको पता है पार्लियामेंट क्यों है इंडिया में? पार्लियामेंट इसलिए है क्योंकि इट सिंबलाइजेज द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे लोगों का रूल हो, और लोगों का रूल जो है उसको क्या कहते हैं? मतलब जो लोगों की आवाज़ हो। कोई एक किंग नहीं है, कोई हेरिडिटरी रूलर नहीं है, सिर्फ लोग ही रूलर को चुनते हैं और वही है, या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। पार्लियामेंट एक जगह है जो सिंबलाइज करता है लोगों की आवाज़ को और इसको, या लोगों के विल को। ठीक, कि इस लोगों ने इसमें जो मेंबर्स है इनको चुना, ये इनडायरेक्टली लोग ही है। और इस सॉवरेंटी को हम कहते हैं पॉपुलर सॉवरेंटी। पॉपुलर सॉवरेंटी का मतलब वो होता है कि जो लोगों की सॉवरेंटी है। लोगों ने अगर दो बंदे चुने और ये जो दो बंदों के पास जो पावर है वो पॉपुलर सॉवरेंटी है इनके पास, क्योंकि ये लोगों को ही इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास पार्लियामेंट है। जब भी पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है, ठीक, किसी भी चीज़ के रिलेटेड, फॉर इंस्टेंस अभी हम देख रहे थे, अगर हम फार्म लाज की बात करेंगे, फार्म लाज पे पार्लियामेंट ने लॉ बनाया। फॉर इंस्टेंस जुडिशरी को ये लगा, जो हमारे पास जुडिशरी है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट है, उसको ये लगा कि ये फार्म लाज फॉर इंस्टेंस सही नहीं है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उस टाइम क्या होगा? जुडिशरी इस फार्म लाज को नल एंड वॉइड करार देगी, मतलब कहेगी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनको आप ख़त्म कर लो, इनको आप रिपील कर लो। तो उस टाइम किसकी सॉवरेंटी चली? सुप्रीमेसी चली। हम कहेंगे जुडिशरी की सुप्रीमेसी चली। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को कहा आपने जो ABCD लॉ बनाया है इसको आप रिपील कर लो। अगर पार्लियामेंट ने माना तो ठीक है, मतलब जुडिशरी की सुप्रीमेसी चली। अब पार्लियामेंट क्या करता है? कहीं जगहों पे पार्लियामेंट अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। फॉर इंस्टेंस इसने किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को या फंडामेंटल राइट्स के किसी आर्टिकल को अमेंड किया, या कम किया या ज़्यादा किया, ठीक, या स्क्रैप किया कुछ या ऐड किया। तो उस टाइम किसकी सुप्रीमेसी आई? हम कहेंगे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी आई।
तो कहीं जगहों पे पार्लियामेंट की सॉवरेंटी चलती है और कहीं पे जुडिशरी की सुप्रीमेसी चलती है। कैसे? पार्लियामेंट अमेंड करता है मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को थ्रू इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, और सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है किसी पार्लियामेंट के लॉ को एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिस पावर को हम कहते हैं जुडिशल रिव्यू। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देता है उसको हम कहते हैं जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू का मतलब दोस्तों ये होता है जब जुडिशरी किसी लॉ का रिव्यू करती है और उनको रिपील भी कर सकती है। और पार्लियामेंट क्या करती है इसके अगेंस्ट? ये अमेंड करती है किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को और जुडिशरी को बाईपास करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट के पास सॉवरेंटी और जुडिशल सुप्रीमेसी भी है, दोनों है। पार्लियामेंट के पास भी सॉवरेंटी है और जुडिशल सुप्रीमेसी भी है। ठीक, तो ये कंट्राडिक्शन चलते रहते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, उसके बाद है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का है इसको हम कहते हैं गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स और गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको हम कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को। जब ये गार्डियन है तब जाके भी पार्लियामेंट इसको अमेंड करता है। तो उस वक़्त किसकी सुप्रीमेसी चली? पार्लियामेंट की। जो मैंने अभी पहले जो हमने अभी ये फीचर एक पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन पार्लियामेंट जब किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को अमेंड करता है उस टाइम किसकी सुप्रीमेसी चली? पार्लियामेंट की। ठीक, जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी चली जुडिशरी पे। ठीक, उसके बाद जुडिशल सुप्रीमेसी कहाँ पे चलती है कि पार्लियामेंट किसी लॉ को रिपील करना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देना थ्रू द पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू। ठीक, सब पढ़ेंगे दोस्तों। ये जो जुडिशल रिव्यू है, जुडिशल एक्टिविज्म है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये सारा हम पढ़ेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्लियर यहाँ तक? चलिए दोस्तों, हाँ, अब यहाँ पे ये था कंसेप्ट कि हमारे पास इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं ये गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। ये बात याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। कैसे इंटीग्रेटेड जुडिशरी? मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट से जो भी कोर्ट्स इंडिया में है वो यूनियन लॉज है या स्टेट लॉज है, सबको एक्सरसाइज करते हैं। ठीक, उसके बाद है इंडिपेंडेंस कैसे जुडिशरी के पास, क्योंकि जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक, उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो चार्ज किए जाते हैं, लिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है ना? मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के कुछ अकाउंट्स होते हैं, जैसे कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, पब्लिक अकाउंट्स है या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। इनकी जो सैलरी है वो उसी अकाउंट से आती है। ये सिंबलाइज करती है कि ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये किसी और बॉडी से इनके इनके एक्सपेंसेस या टेन्योर जो जजेस की होती है या एक्सपेंस इनके जो आते हैं वो किसी और फंड से नहीं आते हैं, किसी और इंस्टीट्यूशन से नहीं आते हैं, वो सीधे गवर्नमेंट का जो फंड है दैट इज़ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहाँ से आते हैं। तो ये सिंबलाइज करता है इंडिपेंडेंस जुडिशरी की। क्लियर? चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो इस लेक्चर का सेकंड पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स, पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक, और बारोड फीचर्स पढ़ेंगे, क्योंकि उनमें से शेड्यूल्स से लेकर बारोड फीचर्स तक एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि अभी तक मैंने जो भी एग्ज़ाम देखे हैं इस तरह के एग्ज़ाम, एक दो क्वेश्चन तो आ सकते हैं वहाँ से। ठीक, टेंशन मत ले लो, मज़े से रहो, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी तो उस टाइम आपको ये जो इंडियन पॉलिटी है ये आपको पानी की तरह लगेगा। आपको कोई भी चीज़ इसमें टेक्निकल ना लगेगी, आप इसको आराम से कर पाओगे। और इंशाल्लाह जब क्वेश्चन पेपर आप दोगे, इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चन पॉलिटी में से वहाँ पे आएंगे, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से ही, ठीक, जितना मैंने देखा है। ठीक, लेकिन तब भी आपको सारे कंपोनेंट्स है, चाहे आपकी इकोनॉमी है, चाहे आपकी ज्योग्राफी है, चाहे आपकी ईवीएस है, अच्छे से पढ़ लो। लेक्चर यहाँ पे अपलोड होते रहते हैं, इनको देख लो और कुछ चीज़ें खुद भी सर्च करो। ठीक है ना? खुद भी पढ़ लो और रिवाइज करते रहो। ठीक, काम रहो, कूल रहो, ब्लेस्ड रहो और अपना ख्याल रखो। तब तक के लिए
टेक केयर।